You children, so welcome to LK's Need Biology, and today I am going to take up the one of the toughest uh, chapters in biology, that is nervous system for control and coordination. This is a very tough chapter और इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा. आप एक बार उसको कंसेप्चुलाइज कर लीजिए, देन थिंग्स आर वेरी सिंपल. ओके, so this is me, Dr. Ramesh Kumar, for LK's Need Biology. एंड आपकी हेल्प के लिए हम ये वीडियो तैयार करके आपको प्रोवाइड करते हैं. अगर आप इसे पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम में हमसे जुड़िए. थैंक यू वेरी मच. तो टुडे वी स्टार्ट विथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली इसकी कुछ बेसिक्स वो आप पहले समझ लीजिए ताकि आपको आसान रहे समझना, बिकॉज इट्स ए वेरी डिफिकल्ट चैप्टर. तो कोई भी चीज़ हम बॉडी में, हमारे मूवमेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होते हैं, हमारी तमाम एक्टिविटीज़ होती है इन रिस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट. मसलन हमें बहुत प्यास लगी है तो हम पानी पीते हैं, हमें लिखना है देन हम पेन उठाते हैं. कोई भी चीज़ हम करते हैं तो किसी घटना के रिएक्शन में करते हैं. इस चीज़ को आप समझ लीजिए पहले. तो हमारी बॉडी जो है मूव करती है उसी के अकॉर्डिंग. जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हमें एक ग्लास उठानी है, इफ आई एम थर्स्टी एंड आई हैव टू पिक अ ग्लास एंड ड्रिंक इट, तो इस ग्लास को होल्ड करने के लिए आप देखेंगे कि मेरे हाथ की सारी मसल्स यूं एक एक करके यूं उसको ग्रिप बनाती हैं. देन आई टेक इट टू माई माउथ एंड ड्रिंक वाटर. ये सारी चीजें कैसे हो रही है? इन मसल्स का, ये सब मसल्स है, इन मसल्स का मूवमेंट होता है. देन आई make a grip on the glass and then take it not to my nose but to my mouth. मैं मुंह में ले जाता हूं एंड देन पीता हूं. ये सारी चीजें जो है कोऑर्डिनेशन इन्हीं को बोलते हैं कि हमें कैसे ग्लास को पकड़ना है. एक एक मसल्स उसी ऑर्डर में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और फिर ये हम नाक में, आंख में या कहीं इधर उधर नहीं ले जाएंगे, सीधे मुंह में ले जाएंगे. ये ऐसे कैसे हो रहा है? कोई ना कोई चीजें इसको कोऑर्डिनेट कर रही हैं. इसी को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं. ये अपने आप नहीं होता. इसके लिए आपको दो एक चीजें बेसिक समझनी होंगी. हमारे एनवायरनमेंट में जो भी घटनाएं होती है वो हमारी बॉडी उसको परसीव करती है. और जो चीज हम परसीव करते हैं दैट इज नोन एज सेंसरी सिस्टम. उसको हम सेंसेशंस बोलते हैं. ये पहले इन दो तीन आप टर्म्स को समझ लीजिए. व्हाट आर सेंसेशंस? इसमें हमारी बॉडी मूव नहीं कर रही है, नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन हम परसीव करते हैं बहुत सी चीजों को. ठीक है. दूसरी चीज जो होती है वो होती है मोटर सिस्टम. मोटर सिस्टम क्या होता है? इसमें हमारी बॉडी मूव करती है, मूवमेंट ऑफ द मसल्स. मूवमेंट ऑफ दो चीजें आपने देखी. कोई भी चीज अगर हमारे बॉडी में परसीव किया हमने, एंड परसीव करने के बाद में उसके रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है? वी स्टार्ट मूविंग आवर बॉडी पार्ट. ये जो मूवमेंट पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मोटर सिस्टम. और जो चीजें हम परसीव करते हैं उसको बोलते हैं सेंसरी सिस्टम. सेंसरी सिस्टम मतलब जो हमें स्टिमुलस मिलता है. इसमें हम अपने हाथ को हिला नहीं रहे. मूवमेंट, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड मोटर. ये मोटर पार्ट होता है. और जो चीजें, जैसे आपने हमें छुआ, सो हमें क्या फील हुआ? आप हमें पिन से प्रिक करिए तो हमें पेन होगा. वो सेंसेशन कहलाते हैं, सेंसरी सिस्टम कहलाते हैं. एंड जब आप मुझे पिन से प्रिक करते हैं, मैं अपने हाथ को खींच लेता हूँ,
हाथ को खींचना is movement of muscles. Because of movement of muscles, this is called motor part. So there are two things. जो भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आप देखेंगे उसमें दो चीजें बेसिकली होती हैं, सेंसरी सिस्टम एंड मोटर सिस्टम। हमारे बॉडी में तमाम रिसेप्टर्स होते हैं, देयर आर सो मेनी रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं? रिसेप्टर्स ये रिसेप्टर्स दे आर जस्ट लाइक सेंसर्स। ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलस को ले जाते हैं, स्टिमुलस को ले जाते हैं और ये पहुंचाते हैं मसल तक। एंड मसल क्या करती है? फिर मसल मूव करती है, मूव्स। ये होता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, यदि आप बैठे हैं और किसी ने जलती हुई माचिस की तीली आपके स्किन पे छुआ दी, तो व्हाट डू यू गेट? आपको इंक्रीज हाई टेम्परेचर, बर्निंग, मैच स्टिक आपको छुआएगी, देन यू गेट, दैट इज व्हाट इज स्टिमुलस। वो स्टिमुलस कहलाएगा, दैट इज स्टिमुलस। बिकॉज आपकी स्किन में क्या है? देयर आर सो मेनी रिसेप्टर्स इन योर स्किन। आपके रिसेप्टर्स, उन्होंने इसको बर्निंग मैच स्टिक के सेंसेशन को पकड़ा और आगे बढ़ाया मसल तक, और मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने अपना हाथ खींच लिया। ओके, सो पहले बेसिक समझ लीजिए, फिर धीमे धीमे ग्रेजुअली आपको और क्लियर होता जाएगा कि बेसिकली हमारा इसमें सिस्टम क्या है। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज सेंसरी सिस्टम, आई मीन दिस इज, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मसल्स। ओके, सो वी स्टार्ट विद रिएक्शन टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू कि हमारे वातावरण में जो भी परिवर्तन कुछ भी होता है उस पर हम रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट यूं नहीं करते, एब्सर्ड मैनर में नहीं करते, एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में करते हैं। यानी हमारी बॉडी इज फुल्ली कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड, हर मूवमेंट एक के बाद। जैसे मैं उदाहरण देके देता हूं आपको कि यदि आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आपको मालूम है कि पहले हमें राइट पैर ऊपर उठाना है, देन राइट पैर को रोक के फिर बायां पैर उठाना है, फिर अगला स्टेप लेने के लिए हमें लेफ्ट को रोकना है, राइट को ऊपर ले जाना है। दोनों पैर आप साथ नहीं ले जाते, क्यों? दिस इज व्हाट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। हर मसल के मूवमेंट पहले एक होगा, फॉलोड बाय दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से करके कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन मसल्स का होता रहता है, जिससे हम एक कोऑर्डिनेटेड ढंग से चलते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एक स्ट्रेट लाइन है, आप चलिए स्ट्रेट लाइन पे, तो आप देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन चलने में क्या है, उन मसल्स में आपस में कोऑर्डिनेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर एबल टू वॉक अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सो ये कंट्रोल हमारे बॉडी के मूवमेंट्स को कौन कंट्रोल करता है, और ये कैसे कोऑर्डिनेटेड है, दिस इज व्हाट इज बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस। व्हाट डू यू डू व्हेन योर क्लास टीचर एंटर्स द क्लास? आप क्या करते हैं जब आपके क्लास टीचर क्लास में आते हैं? यू गेट अप एंड देन यू विश हिम गुड मॉर्निंग सर। आप बैठे बैठे नहीं करते हैं, यू नो कि हमें उठना है। उठना है तो क्या होगा? आपकी पैर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आप उठते हैं, खड़े होते हैं, देन यू विश, आपके लिप्स, आपकी टंग का मूवमेंट होता है। एवरीथिंग इज सो कोऑर्डिनेटेड इन आवर ह्यूमन बॉडी। आप बहुत प्यासे हैं तो थर्स्ट, प्यास क्या है? ये एक स्टिमुलस है जो आपको बोलती है देयर इज ए डिजायर टू हैव वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स। तो आप क्या करते हैं? आप कोल्ड ड्रिंक लेते हैं एंड देन उसको पीते हैं। आपके मसल्स कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को पकड़ेंगी, आप मुंह में ले जाएंगे और पिएंगे। तो आपने देखा किस तरह से सेंसेशंस होते हैं, उसके रिएक्शन में हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ हाउ इज दिस अचीव? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता कैसे? ये बेसिकली एनिमल्स में नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स। एनिमल्स में जो होते हैं दो सिस्टम्स होते हैं जिनके थ्रू ये होता है, एक नर्वस सिस्टम होता है और एक हार्मोन्स का। जबकि प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में देयर इज नो नर्वस सिस्टम इन प्लांट्स, इट इज ओनली द हार्मोन्स।
सो हार्मोन्स के जो मूवमेंट्स हैं, हाउ आर दे कोऑर्डिनेटेड? सॉरी, प्लांट्स के जो मूवमेंट्स हैं दे आर कोऑर्डिनेटेड बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, नॉट बिकॉज ऑफ नर्वस सिस्टम. बट ह्यूमंस हैव nervous system as well as, not only humans, animals have nervous system as well as hormones, but the plants do not have any brain, they do not have nervous system, and their movement is controlled and coordinated with the help of hormones. Now nervous system की जब हम बात करते हैं, what is nervous system basically? मैं आपको एक दो स्केचेस बनाने की कोशिश करता हूँ. नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या? आप पहले दो तीन चीजें समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूँ. नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या होती है? दैट इज न्यूरॉन. ठीक है. अभी ये अगर आप मान लीजिए इसको, आपकी ये एक न्यूरॉन है, तो ये दूसरे न्यूरॉन को भेजता रहता है इस सिस्टम, और जब तक कि वो मसल के पास नहीं पहुंच. ये मसल है. तो आपने देखा न्यूरॉन्स जो है, वो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन इस तरह से करके स्टिमुलस को बढ़ाता जाता है जब तक कि वो मसल के पास नहीं पहुंच जाती. नो न्यूरॉन्स, हाउ डू दे लुक लाइक, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यूरॉन, ये आपको जानना जरूरी है. न्यूरॉन्स जो होते हैं बेसिकली, उनका आप स्ट्रक्चर आप देखिए. अगर न्यूरॉन का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यूं, दिस इज ए न्यूरॉन. एंड रिमेंबर इट, न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी पूरा का पूरा हमारा नर्वस सिस्टम जो बना होता है वो न्यूरॉन्स का बना होता है. न्यूरॉन इज बेसिकली द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके. और न्यूरॉन्स में ये सब चीज़ें क्या क्या आती हैं, आपने क्या देखी ये चीज़ें? ये जो बोलते हैं, ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स. ये जो बीच में बॉडी है, दैट इज नोन एज साइटॉन और सेल बॉडी, और सेल बॉडी, ये न्यूक्लियस है. एंड ये जो जा रहा है, दिस इज नोन एज एक्सॉन. So there are three things: axon, cyton and dendrites. ठीक है. ये चीज न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. और अंत में न्यूरॉन जाके क्या करता है, यहाँ पे जाके ये टर्मिनल्स में, नर्व टर्मिनल्स में टूटता है, दे आर टर्मिनल्स, और यहाँ पर इसको दूसरे डेंड्राइट्स मिलते हैं. इस तरह से ये यहाँ से लेकर के इम्पल्स चलता है,
और दूसरे न्यूरॉन को दे देता है, फिर वो आगे बढ़ाता रहता है इस तरह से। ठीक है। आपने जब आप एक्सॉन देखा आपने कि एक्सॉन जो था, एक्सॉन के बारे में आपको बताता हूँ। ये जब मैं स्ट्रक्चर बना रहा था तो आपने देखा होगा कि मैंने एक्सॉन बनाया। एक्सॉन सबसे लंबा स्ट्रक्चर, और एक्सॉन में एक शीट होती है, शीट होती है जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। ये जो शीट है, axon is covered by a sheet called myelin sheath. माइलिन sheath। और ये किस सेल्स का बना होता है? श्वान सेल्स होती हैं। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ माइलिन? का रोल क्या होता है? ये फास्ट कंडक्शन स्पीड के लिए, फास्ट स्पीड के लिए, ताकि जो स्टिमुलस इसके थ्रू पास हो रहा था उसकी कंडक्शन स्पीड बढ़ जाए, इसके लिए माइलिन शीट होती है एक्सॉन। लिए नोट कर लीजिए आप लोग। So each neuron has dendrites, which are branched tree-like structures. Then there is a cyton, which contains a nucleus, and there is a long process called axon, which has got a myelin sheath on top of it. This myelin sheath is made up of Schwann cells, and the role of myelin sheath is to ensure conduction at a very fast speed. ठीक है, क्लियर? इस तरह से आपने देखा कि न्यूरॉन्स जो हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन वन, न्यूरॉन टू को दिया, न्यूरॉन थ्री को दिया, न्यूरॉन फोर को, इस तरह से चलता रहता है, इम्पल्स कंडक्ट होता रहता है, एंड इवेंचुअली जो लास्ट होता है वो जाकर के यूं टूटता है और मसल में जाके बनाता है, वो जाके मसल में। ये अगर आप मसल रखें, ठीक है, तो ये सभी आपने देखा है न्यूरॉन्स थे, और न्यूरॉन जहाँ एंड करता था वो कहाँ? मसल के पास जाए। और ये जंक्शन जो होता है, दिस इज नोन एज मायोन्यूरल जंक्शन। मायो मीन्स मसल एंड न्यूरल मीन्स नर्व। तो ये नर्व एंडिंग है, उसके टर्मिनल है, और इन दोनों के बीच में जंक्शन होता है, मायो न्यूरल जंक्शन। ये बाद में आपको समझ में आएगा इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ हाउ डू मसल्स मूव? नाउ मसल्स के मूवमेंट को, हाउ डू मसल्स मेक अस मूव? तो मसल्स का एक बेसिक थोड़ा सा स्ट्रक्चर जान जाइए कि मसल्स में होता क्या है। आप मसल्स को जानते हैं? ये मान लीजिए मसल्स है,
ये मसल्स के फाइबर्स होते हैं। एंड मसल इज कनेक्टेड टू अ बोन। सपोज कर लो ये एक बोन, ये मसल जो है इससे कनेक्टेड होती है और इधर भी कनेक्टेड होती है। सपोज करिए ये बोन है, एक बोन है, ये बोन। तो मसल्स आर ऑलवेज कनेक्टेड टू बोन्स। और जिस चीज से मसल कनेक्ट होती है, जैसे आपने देखा ये मसल फाइबर्स हैं, यहाँ पे ये एक फाइब्रस स्ट्रक्चर बना करके मसल जुड़ती है बोन से, एंड दैट इज नोन एज टेंडन। व्हाट इज टेंडन? आपको याद रखना है, टेंडन इज अ स्ट्रक्चर विच connects muscles with the bone. This is very important. What is a tendon? Tendon is a structure which connects a muscle with. इसी तरह से एक क्वेश्चन और आ सकता है, व्हाट आर लिगामेंट्स? लिगामेंट क्या होता है? लिगामेंट ये एक बोन है, एक बोन है, और ये मान लीजिए एक दूसरी बोन है। दो बोन के बीच में जो जोड़ता है वो लिगामेंट। तो लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, बोन टू बोन, ठीक है। वेयर एज टेंडन कनेक्ट्स द मसल विद द बोन। अब आपने देखा जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी इधर से और इधर से, तो ये क्या होगी? इट विल चेंज इट्स शेप, ये गोली हो जाएगी, सर्कुलर टाइप की हो जाएगी। एंड ये दोनों हड्डियां जो कि इनसे जुड़ी हुई है, ये दोनों मूव करने लगेंगे, एंड इसी से हमारा मूवमेंट होता है। क्लियर? मसल मूवमेंट को मोटर पार्ट बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मसल मूवमेंट इज ऑलवेज कॉल्ड मोटर। फिर से मैं रिकैपिचुलेट कराता हूँ आपको। सो हमारे एनवायरनमेंट में अगर कोई भी परिवर्तन होता है, सो वी हैव गॉट रिसेप्टर्स और सेंसर्स ऑन आवर बॉडी विच आर नोन एज रिसेप्टर्स। ये इन चेंजेस को परसीव करते हैं, एंड दैट इज व्हाट इज सेंसेशन और सेंसरी सिस्टम। एंड देन दीज सेंसेशंस ट्रेवल फ्रॉम सेल टू सेल। क्लियर? ये सेंसेशंस जो है, ये सेंसेशंस जो हमारी बॉडी परसीव करती है, ये क्या करते हैं? सेल टू सेल ट्रेवल करते हैं। और ये सेल टू सेल ट्रेवल किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके से। एक तो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है हार्मोन। नर्वस सिस्टम के बारे में आपने देखा कि कैसे करती हैं। नर्वस सिस्टम में आपने देखा कि इसमें न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन 1 2 गया, 3 गया, 4 गया, इस तरह से जाते 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 इवेंचुअली मसल्स। तो ये सेंसेशंस जो थे आपने देखा कि ये सेंसेशंस जो थे ये इवेंचुअली मसल्स में गए। किस तरह से? ये अभी मैं नर्वस सिस्टम बता रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग यू अबाउट हार्मोन्स। अभी हार्मोन्स के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी नर्वस सिस्टम पहले से। क्लियर? एंड जब मसल्स के पास होता है, मसल्स जो होती हैं डीपोलराइज करती हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और जो इतनी बड़ी मसल है वो यूं चेंज करके अपनी शेप चेंज करती है, एंड अटैच बोन्स, चूंकि टेंडन्स, मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स थ्रू टेंडन्स, तो वो करती है और बोन्स बेंड करती है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ वी मूव। आगे और देखिए क्या क्या होता है। सो के सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज सेंसरी सिस्टम। हम सेंसरी सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें कोई मसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, सिर्फ हमारे इंडिविजुअल परसेप्शन को, या जो सेंसर्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, वो परसीव करते हैं, उन चीज़ों को हम सेंसेशंस बोलते हैं। और उसके रिएक्शन में जो हमारे बॉडी में मूवमेंट होता है, मसल्स का मूवमेंट होता है, वो मोटर पार्ट कहलाता है, ठीक। ना नर्वस सिस्टम में आपको देखना है, इट हैज टू थिंग्स। मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। नर्वस सिस्टम जो ह्यूमंस का है,
ह्यूमंस में अगर आप नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, सो नर्वस सिस्टम जो है ये दो होता है, ध्यान से समझ लीजिए। One is called CNS, that is central nervous system, and the second is called PNS, that is peripheral nervous system, and this is central. It should be very very clear in your mind. हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें देर आर जस्ट टू थिंग्स, वन इज ब्रेन एंड द सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। तो सीएनएस जब भी बोले, कोई नर्व्स नहीं होती है सीएनएस में, कोई नर्व्स नहीं होती है, सिर्फ ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड, सिर्फ इन्हीं दोनों को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। नाउ पीएनएस क्या होता है, पीएनएस में नर्व्स होती हैं, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्व्स। एक को हम क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स, और दूसरे को हम स्पाइनल नर्व्स। ठीक। और क्रैनियल नर्व्स क्या होती हैं, जो ब्रेन से निकलती हैं, दे इमर्ज फ्रॉम ब्रेन, उनको हम क्रैनियल नर्व बोलते हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो स्पाइनल कार्ड से इमर्ज करती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, जो क्रैनियल नर्व्स है 12 पेयर्स, और स्पाइनल की कितनी होती है 31 पेयर्स। ये याद करिए कि humans have two types of nervous system. One is called central nervous system. The second is peripheral nervous system. The central nervous system comprises of brain and the spinal cord, whereas peripheral nervous system has nerves. There are two types of nerves: cranial nerve and the spinal nerve. Cranial nerve, they basically emerge from brain, and they are 12 pairs number उनका जो होता है। Spinal nerves, they emerge from spinal cord, and they are 31 pairs in number. क्लियर। आपको इन शॉर्ट में ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताता हूँ। ह्यूमन ब्रेन देखिए, ह्यूमन ब्रेन को एक बार आप समझ लीजिए कि कैसे होता है ये ह्यूमन ब्रेन। अगर हम ह्यूमन ब्रेन को यूं बनाते हैं, रफ डायग्राम में बना रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से आप समझ लीजिएगा। ये और इसके अंदर ये गहरे सल्काई वगैरह होते हैं, वो भी नहीं बना रहा होता कि डायग्राम की क्लैरिटी बनी रहे, अगर आप इसको इस तरह से ह्यूमन ब्रेन मानते हैं, ठीक है। नो, इसमें ये देखिए, ह्यूमन ब्रेन इज कंटेन इन अ बोन, ये बोन है जिसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है पूरा, एंड दिस इज नोन एज स्कल और क्रैनियम। तो व्हाट इज स्कल, स्कल या क्रैनियम इज द बोनी बॉक्स इन विच इज लॉज्ड आवर ब्रेन। ओके, नाउ अब ब्रेन पे जब आप आते हैं, तो ब्रेन में आप देखेंगे देयर आर 3 मेम्ब्रेन्स, 1 2 एंड 3 मेम्ब्रेन ब्रेन के ऊपर होती है। इनके नाम याद कर लीजिए। सबसे बाहरी जो होती है वो ड्यूरा मेटर कहलाती है, ड्यूरा। बीच वाली जो होती है, ड्यूरा के बाद में आती है एरेक्नॉइड, और जो ब्रेन के कांटेक्ट में होती है सबसे बिल्कुल, उसको हम बोलते हैं पायामेटर। ये तीनों जो ड्यूरा मेटर, अरेक्नॉइड मेटर एंड पायामेटर, दे आर कॉल्ड मेनिंजेस। एग्जाम्स में अगर पूछा जा सकता है विच इज द इनर मोस्ट मेनिंज, तो इनर मोस्ट इज पायामेटर, आउटर मोस्ट इज ड्यूरामेटर, इन बिटवीन इज अरेक्नॉइड। और इन्हीं का इन्फेक्शन जब हो जाता है, उसको हम मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी आपने सुनी होगी कि ये इसको मेनिंजाइटिस हो गया था। तो व्हाट इज मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस।
इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। ओके, सो फिर से मैं बताता हूँ, ह्यूमन ब्रेन इज contained inside a bony box. This bony box is called skull or cranium, and inside is the brain, which has got three membranes. The outermost is dura mater, the middle one is arachnoid mater, and the innermost is pia mater. These three membranes together are called meninges, and the infection of these meninges is called meningitis. Okay. Now I'll make another diagram to make you understand about the brain and function. अगर हम ब्रेन को फिर से बनाते हैं इस तरह से और देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन का कैसा है, अगर आप ब्रेन बनाते हैं, यूं मान लीजिए हमने ब्रेन बनाया, ये ब्रेन को तीन पार्ट्स में भी आप बांट सकते हैं। ये पार्ट, इनिशियल पार्ट, ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड, ये पार्ट जो होता है, फिर बीच का पार्ट, बांट सकते हैं। ये फ्रंटल पार्ट कहलाता है, ये बीच का जो होता है ये मिड ब्रेन कहलाता है, मिड, और इधर हाइंड ब्रेन यानी पीछे। ठीक, तो आप इसमें ये देखेंगे, इसके बारे में बता देता हूँ आपको शॉर्ट में। फ्रंटल frontal part of human brain is the most developed part। तो ये याद रखिएगा कि फ्रंटल पार्ट जो होता है ह्यूमंस में, लोअर मैमल्स और बाकी एनिमल्स के मुकाबले, इट इज द फ्रंटल मोस्ट डेवलप्ड इन ह्यूमंस। तो ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ ह्यूमंस ब्रेन का, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज मोस्ट डेवलप्ड, इट इज द फ्रंटल। और दिस मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम अदर एनिमल्स, बिकॉज क्यों, क्योंकि जितने मोटर मूवमेंट है, आप देख रहे हैं हमारे मसल्स के सारे मूवमेंट, मोटर मूवमेंट, आपको पता है मोटर, व्हाट इज मोटर, बेसिकली मूवमेंट ऑफ मसल इज कॉल्ड मोटर। स्पीच, हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये सेंटर होता है इसकी, स्पीच का सेंटर होता है जिसका नाम होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ब्रोकास एरिया। I don't know, but it may be asked in the exams. Which center is known as speech center and where is it located? So this is basically speech center का नाम होता है ब्रोकास एरिया। ब्रेन में आप जब देखेंगे तो एक सेंटर होता है जिसका नाम होता है ब्रोकास एरिया। दिस इज द सेंटर विच मेक्स अस स्पीक, जिसके कारण से हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, भाषा का आदान प्रदान करते हैं। ये जानवरों में नहीं उतना डेवलप्ड है, इसीलिए फ्रंटल जो है इट इज द मोस्ट डेवलप्ड, बिकॉज इट गिव्स अस स्किल्ड एक्टिविटीज, कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज, स्पीच, मेमोरी, थिंकिंग। मेमोरी कहाँ होती है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन, इट इज द फ्रंटल पार्ट। मेमोरी, थिंकिंग, आप मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, आप थिंक करते हैं, थिंकिंग। मेमोरी, पुरानी यादों से आप वापस जाते हैं, ये दोनों पार्ट कहाँ होते हैं, तो मेमोरी, थिंकिंग एंड अदर
जो स्किल वर्क्स हैं जो ह्यूमंस कर पाते हैं बट बाकी जानवर नहीं कर पाते, वो स्किल, ये सब पार्ट कौन करता है? फ्रंटल। तो आपने देखा कि ह्यूमन ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स: फ्रंटल, मिड ब्रेन, ये इसको फोर ब्रेन बोलते हैं बेसिकली, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड मतलब पीछे का। फोर ब्रेन में जो होता है आपका फ्रंटल होता है, एंड दिस इज द मोस्ट डेवलप, इसको याद रखिएगा। ये सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ मेमोरी है, नोट कर लीजिए आप, स्पीच है, स्पीच है, ठीक है। नो मिड ब्रेन, मिड ब्रेन जो होता है, अगर आप यूं, मैंने फिर से मैं बना रहा हूँ डायग्राम, ये पार्ट आपने देखा, ये फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन जिसमें फ्रंटल था। फ्रंटल सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इफ वी आर civilized animals, we are most highly developed animals. This is what differentiates humans from monkeys or lower other ones, because they don't have that frontal lobe. Frontal lobes are very well developed in humans because यहाँ सारे सेंटर्स होते हैं। स्पीच सेंटर मैंने आपको बताया था, आप नोट कर सकते हैं, स्पीच, मोटर, थिंकिंग, मेमोरी, स्किल, ये सारी चीजें इसी जगह पर। दिस इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच कंट्रोल्स। तो इसके बाद में मिड ब्रेन आता है। मिड ब्रेन में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर आप देखेंगे, इट हैज स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइपोथैलेमस एंड उसी से जुड़ी हुई पिट्यूटरी। सो ये मिड ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन नोट कर लीजिए, मिड ब्रेन में दो चीजें होती है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। इसके बारे में आपको बाद में पता लगेगा, ये पार्ट पिट्यूटरी, दे आर लोकेटेड इन मिड। एंड हाइंड ब्रेन क्या होता है, ये आप देखेंगे तो दिस slightly swollen part is called pons। उसके बाद जो ये स्टॉक निकलता है दैट इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड pons, और इन दोनों को टुगेदर दे आर नोन एज ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम क्या होता है, pons एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा जो हाइंड ब्रेन है। एंड दिस इज योर सेरिबेलम, ये जो होता है स्मॉल ब्रेन, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। So I have written down everything. Brain is located in a bony box called cranium. There are three membranes which cover the brain. The outermost is called dura mater, middle one is arachnoid mater, and the innermost is pia mater. These three membranes together are called meninges, and their infection is called meningitis. Now there is a fluid called cerebrospinal fluid. ये आप देख लीजिएगा, सेरिब्रोस्पाइनल, कभी कभी एग्जाम से पूछ लेते हैं कि वेयर डू यू फाइंड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो लिखा हुआ है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फाउंड इन द सब अरेक्नॉइड स्पेस। व्हाट इज सब अरेक्नॉइड स्पेस? आपको मैंने बताया ड्यूरा मेटर, अरेक्नॉइड मेटर एंड पायामेटर। तो अरेक्नॉइड मेटर और पायामेटर के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सब अरेक्नॉइड स्पेस। एंड सब अरेक्नॉइड स्पेस जो बेसिकली होता है, वहां पर ही आपका CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड मिलता है। Now, midbrain, I have already told you about this, that it has got two things, hypothalamus as well as pituitary gland. Now, hypothalamus, this is very important. आप इसको पढ़ लीजिएगा. Hypothalamus, this is very important. Hypothalamus बहुत important चीज है. It is also known as thermostat because
इट कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारे बहुत गर्मी है, इफ इट इज वेरी हॉट आउटसाइड, देन वी विल हैव इंक्रीज स्वेटिंग। ये थ्रू स्वेटिंग के जरिए हमारा वाटर लूज करेगा, इवेपोरेट करेगा, and our body temperature will be controlled. So body temperature, which is structure of the brain, controls body temperature and is known as thermostat. This is hypothalamus. Where is it located? It is located in the midbrain. Now it also controls various secretions of hormones from pituitary. पिट्यूटरी ग्लैंड आपने सुना होगा। पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत से हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सारे हार्मोन्स किसके कहने में रिलीज होते रहते हैं? हाइपोथैलेमस के। इट ऑल्सो कंट्रोल्स एपिटाइट। आप जो है आपकी एपिटाइट भी कंट्रोल करता है, कितना हम खाएंगे, एपिटाइट, एंड हेंस कॉल्ड एपिटाइट और सैटिस्फैक्टरी सेंटर। व्हाट इज सैटिस्फैक्टरी? सैटिस्फैक्टरी सेंटर इज, इट मे बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, व्हाट इज सैटिस्फैक्टरी सेंटर, कहाँ होता है, कौन सा, विच स्ट्रक्चर इज सैटिस्फैक्टरी सेंटर और एपिटाइट सेंटर? एपिटाइट हंगर को बोलते हैं, भूख, खाने को बोलते हैं। सैटिस्फैक्टरी व्हेन वी आर सेटिस्फाइड, यहाँ हमारा पेट भर गया और टमी इज फुल, दैट फीलिंग इज कॉल्ड सैटिस्फैक्टरी। खाने के बाद संतुष्टि, दैट इज व्हाट इज सैटिस्फैक्टरी। सो ये दोनों ही चीजें, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स, इट इज हाइपोथैलेमस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से रिकैपिचुलेट कर रहा हूँ। ब्रेन को अगर हम तीन हिस्से में देखते हैं, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फोर ब्रेन। फोर ब्रेन हैज फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब is the most developed part of the brain in humans, and this is what makes us different from other animals, because we are civilized, we are cultured, we can talk, we can communicate, we can perform highly skilled tasks, but lower mammals nahi kar sakte. It is because of this frontal lobe, because this is the center for all the motor activities. जितनी भी हमारी फाइंड एक्टिविटीज हैं वो करती हैं, ये जितनी भी थिंकिंग है, मेमोरी है, ये सारी की सारी चीजें फ्रंटल लोब करता है। हाई स्किल्ड टास्क वो सब फ्रंटल लोब करता है। फिर फ्रंटल लोब के बाद में मिड ब्रेन आता था। मिड ब्रेन में दो स्ट्रक्चर मैंने बताया, एक हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। उसके बारे में जब एंडोक्राइन हार्मोन पे आएंगे तो मैं बताऊंगा। एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, बिकॉज इट सीक्रेट्स मेनी हार्मोन्स एंड कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी। सो पिट्यूटरी ग्लैंड वो बाद में आते हैं। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी के जस्ट ऊपर ही, हाइपोथैलेमस के ऊपर ही पिट्यूटरी रहती है। So hypothalamus and pituitary, they are connected. They are connected to each other, and they are found in midbrain. So hypothalamus basically is a very, very vital, important center, because it is known as thermostat. It controls our body temperature by increasing or decreasing sweating. It also controls various secretions of anterior pituitary, क्योंकि anterior pituitary से काफी close contact में रहता है, तो ये उसके कमांड देता है कि अब आप जाकर के ग्रोथ हार्मोन रिलीज करिए, अब आप ये रिलीज करिए। जब व्हेन पिट्यूटरी रिसीव्स कमांड फ्रॉम हाइपोथैलेमस, ओनली देन इट सीक्रेट्स द हार्मोन्स। सो इट इज a command center for the pituitary. It controls appetite also, hypothalamus, and is also known as appetite or satiety center. Now दो हार्मोन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी क्वेश्चन है कभी कभी, और इसमें आप लोग आते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस में दो हार्मोन्स बनते हैं। कौन से हैं वो? एक ऑक्सीटोसिन और एक एडीएच। आपने जब पढ़ा होगा इन दोनों हार्मोन्स के बारे में, तो आप यही जानते होंगे कि ये दोनों हार्मोन्स जो हैं ये दे आर रिलीज बाय पिट्यूटरी। यस, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इसमें एक ट्रिक है इस क्वेश्चन सॉल्व। ये दोनों ही हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी नहीं बनाती है, ध्यान से समझिएगा। दे आर नॉट फॉर्म्ड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दे आर फॉर्म्ड, सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस इनको सीक्रेट करके कहां भेजता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनको सीक्रेट करता है। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ दीज टू हार्मोन्स अकर्स इन हाइपोथैलेमस, नॉट इन पिट्यूटरी, एंड दे आर रिलीज्ड बाय पोस्टीरियर। सो दीज टू हार्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्सीटोसिन, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि वेयर इज इट सिंथेसाइज्ड, वेयर इज इट फॉर्म्ड, देन आंसर इज हाइपोथैलेमस। पूछता है कहां से रिलीज होता है,
इट इज रिलीज फ्रॉम, देन हाइपोथैलेमस नहीं रिलीज करता, रिलीज ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी करता है। नाउ हाइंड ब्रेन आपको जैसा बताया था मैंने, इट हैज टू थिंग्स, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरिबेलम। आपने देखा ही है डायग्राम में। और मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, इट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर दीज थिंग्स। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है आपका, ये सारे सेंटर्स बनाता है। इट इज द सेंटर फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, नोट कर लीजिए, कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, सैलाइवेशन, वोमिटिंग। वोमिटिंग के लिए एग्जाम्स में अगर पूछता है, वेयर इज द सेंटर लोकेटेड फॉर वोमिटिंग, it is located in the medulla oblongata. Where is the center located for breathing or respiration? Medulla oblongata. Where is the center located for controlling the heart rate? Medulla oblongata. Where is the center located for salivation? It is medulla oblongata. Where is the center located for control of blood pressure? It is again medulla oblongata. Now heart rate is also controlled by medulla oblongata. Now cerebellum, it functions posture maintenance, balance while walking, and coordination between different group of muscles. So you can just see the posture. Whenever we walk, हमारा बॉडी पोस्चर, हम राइट लेफ्ट में लर्च नहीं करते हैं, हम एक बैलेंस बना के चलते हैं। अगर हमें, इफ वी आर सपोज्ड और आस्क्ड टू वॉक on a straight line, we will not lurch onto right or left side. हम दाहिने बाएं नहीं गिरेंगे, हम एक सीधे में। कैसे हो रहा है? दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन एंड बैलेंस वाइल वॉकिंग। मैं हूं, जैसे मान लीजिए मुझे कुछ खाना खाना है, मैंने खाना उठाया एंड देन आई टेक इट, मेरी उंगलियां हाथ की ब्रेड को पकड़ती हैं, ब्रेड ले आती हैं, और वो नाक पे जाके नहीं बिड़ती हैं, आंख पे जाके नहीं बिड़ती हैं, वो मुंह में जाती है। ये कोऑर्डिनेशन। अब देख रहे हैं, हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। अब मैं खाना उठाऊंगा तो मुंह में ही डालूंगा, हैंड टू माउथ कोऑर्डिनेशन। दिस कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली कंट्रोल्ड बाय विच स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन? सेरिबेलम। सुनो, बैलेंस पोस्चर एग्जाम से पूछ सकता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये बेसिकली कौन ये कंट्रोल करता है, सेरिबेलम क्या कंट्रोल करता है, ऐसी कोऑर्डिनेशन कौन कंट्रोल करता है, पोस्चर कौन कंट्रोल करता है बॉडी का? हमारी मसल्स की टोन है। माई हैंड, इफ आई आस्क यू टू आउट स्ट्रेच योर हैंड, यह है हमारा, रुका रहेगा, यूं गिर नहीं जाएगा, बिकॉज देयर इज बेसिक टोनिसिटी ऑफ द मसल्स। मसल्स में टोन है, जिसके कारण से हमारा पोस्चर बना हुआ है। हम अपनी उंगली को ऐसे रख सकते हैं, यूं नहीं हो जाएगी, बिकॉज ये पोस्चर बना हुआ है बिकॉज ऑफ सर्टेन टोनिसिटी। दिस इज ऑल कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। सो ओके, so today I have told you, in short, I would just like to recapitulate whatever we have discussed. Control and coordination, हमारे environment में जो भी परिवर्तन changes होते हैं, they are perceived by our body through receptors, and then ये receptors, इनको sensory system का हिस्सा होते हैं, फिर ये सेल टू सेल ये ट्रेवल करते हैं और इवेंचुअली जाके मसल में पहुंचाते हैं, जहां मसल्स मूव करती हैं और हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। ये दो जरिए से सेल टू सेल ट्रांसमिट कर सकते हैं, या तो हार्मोन्स या तो नर्वस सिस्टम। अभी वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नर्वस सिस्टम। इन प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होते हैं वो सिर्फ हार्मोन्स के जरिए मीडिएट होते हैं, वहां नर्वस सिस्टम नहीं होता। बट ह्यूमंस में दो तरीके हैं जिससे सेल टू सेल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सो आप इसको अगर लिख सकते हैं कि क्या चीज है, सेल टू सेल ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल कैसे बढ़ता है? कोई भी सिग्नल या स्टिमुलस ये एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जा रहा है, और सेल है, सेल सेल सेल, इस तरह ये दो तरीके से जाता है, या तो नर्वस सिस्टम या हार्मोन्स। अभी हम नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाद में जब हार्मोन्स पे आएंगे तो उस पर बात करेंगे। नर्वस सिस्टम में आपने देखा, मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन हैज गॉट डेंड्राइट्स, इट हैज गॉट अ साइटॉन, एंड इट हैज गॉट एन एक्सॉन। एक्सॉन हैज गॉट a sheath called myelin sheath, which is made up of Schwann cells. The function of myelin sheath is to increase the speed of conduction or transmission. Eventually एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे होते हुए सेल, ये जो स्टिमुलस है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाता है, जहां मसल्स और मसल्स में जाता है, और जब ये स्टिमुलस वहां पहुंचता है तो मसल्स डीपोलराइज करके कॉन्ट्रैक्ट करती है, और चूंकि मसल्स टेंडन के थ्रू बोन्स में जुड़ी होती हैं तो वो बोन्स भी बेंड करती हैं एंड वी मूव। ये तो मूवमेंट हो गया मसल का, बट कोऑर्डिनेशन होता है हर मसल का। ये मसल पहले मूव करेगी, ये बाद में करेगी। ये जो कोऑर्डिनेशन है, दिस इज प्रोवाइडेड बाय द सेरिबेलम। यू
कम टू नो ग्रेजुअली कि कैसे मूवमेंट जो है कोऑर्डिनेटेड है, कि पहले ये होगा, पहले ये नहीं है कि थाली यहाँ रखी हुई है, मैंने पहले मुंह में हाथ डाल दिया, इसमें रोटी नहीं है, मुंह में हाथ डाल दिया और फिर रोटी यूं लिया और उसको डस्टबिन में डाल दिया। दिस इज रॉन्ग बिकॉज दैट इज नॉट कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज कि मैं थाली से रोटी उठाऊंगा एंड देन अपने मुंह में डालूंगा। सो फर्स्ट आई पिक अप द ब्रेड, टेक इट टू माई माउथ, दैट इज ऑल कोऑर्डिनेटेड। इस कोऑर्डिनेशन को कौन करता है? सेरिबेलम करता है। So when we study the human brain, I have told you about the nervous system, the basic unit of nervous system, that is a neuron. How does neuron transmit an impulse? We have already discussed neuron to neuron dendrites लेकर के फिर उसको एक्सॉन के थ्रू भेजते हैं एंड देन एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इवेंचुअली मसल में जाती है, वहाँ मायोन्यूरल जंक्शन होता है, वहाँ पे जाके फिर मसल्स को दे देती है वो स्टिमुलस, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, चूंकि मसल्स बोन से जुड़ी हैं टेंडन्स के थ्रू, वो बोन्स बेंड करती है और हम मूवमेंट करते हैं, और ये मूवमेंट हैफाजर्ड भी हो सकता है, लेकिन हमारे हायर फंक्शंस हैं, ब्रेन है जहाँ पे सेरिबेलम है, सेरिबेलम उनको कोऑर्डिनेट करता है। ओके, इन नटशेल अभी इतना ही है, और फिर ग्रेजुअली हम और बढ़ेंगे। ह्यूमन ब्रेन के बारे में मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ। ह्यूमन ब्रेन इज कंटेन्ड इन ए बोनी बॉक्स, दैट इज ब्रेन बॉक्स, दैट इज कॉल्ड स्कल और क्रैनियम। ये बोनी बॉक्स है, इसके अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन में के ऊपर 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, 1, 2 एंड 3। जो सबसे अंदर की है, जो ब्रेन के ऊपर चिपकी होती है, दैट इज पाया मैटर, उसके बाद एरेक्नोइड मैटर एंड देन आउटर मोस्ट इज ड्यूरा मैटर। नो, एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड सब एरेक्नोइड स्पेस, और इसी स्पेस में सीएसएफ या सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मिलता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ मिलता है? इट इज आंसर इज सब एरेक्नोइड स्पेस, दैट इज बिटवीन द एरेक्नोइड एंड द पाया मैटर। ओके, these 3 membranes together are known as meninges and their infection is called meningitis. Brain has, if you divide brain into parts, the front part is called forebrain, the midbrain and the hindbrain. Forebrain has got a lobe, or the main part of brain is frontal lobe. This is the most developed part in human. This is the most developed part of the brain in humans. This is the lobe which makes us different from others because यहाँ पे स्पीच सेंटर होता है, यहाँ पे जितने भी मोटर एक्टिविटीज है, सारी मोटर एक्टिविटीज का सेंटर पूछा कहाँ है? फ्रंटल लोब। स्पीच सेंटर जिसका नाम मैंने बताया आपको, ब्रोकास एरिया, वो कहाँ लोकेटेड होता है? फ्रंटल लोब में। थिंकिंग कहाँ लोकेटेड है? फ्रंटल लोब में। इमोशंस कहाँ है? फ्रंटल लोब में। मेमोरी कहाँ है? फ्रंटल लोब में। हाईली स्किल्ड काम, आप तीर चला रहे हैं और या बहुत प्रिसीजन वाले काम कर रहे हैं, बहुत बारीक काम कर रहे हैं, ये सब स्किल काम कौन करता है? फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब यानी फोर ब्रेन के बाद में मिड ब्रेन आया। मिड ब्रेन में 2 चीजें, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी, दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर, वो मैं बाद में बताऊंगा। हाइपोथैलेमस बेसिकली उसका फंक्शन समझ लिए, थर्मोस्टेट है बिकॉज इट कंट्रोल स्वेटिंग। स्वेट ग्लैंड्स होती है हमारे स्किन में। अगर बॉडी बहुत गर्मी है बाहर तो हमारी बॉडी क्या करेगी? इंक्रीज स्वेटिंग होगी। इंक्रीज स्वेटिंग से क्या होता है? वो जो स्वेट आता है वो हमारी बॉडी से हीट लेके इवेपोरेट कर जाता है और हमारी बॉडी टेम्परेचर को कम करता है। So that is why hypothalamus is known as thermostat because it controls body temperature. It also controls our appetite and satiety. It also controls the secretion of various pituitary hormones, and it also forms 2 hormones, oxytocin as well as ADH, which I have already said. Now इसके पीछे चलेंगे, फोर ब्रेन के बाद में मिड ब्रेन के पीछे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में 3 चीजें हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम का मेन फंक्शन बताया, बैलेंसिंग, पोस्चर एंड कोऑर्डिनेशन। रट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ये सेरिबेलम का काम हुआ। मिड ब्रेन में सॉरी मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है उसका मेन काम क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है मेडुला ऑब्लांगेटा बिकॉज इट हैज मेनी इंपॉर्टेंट सेंटर्स। हार्ट सेंटर पूछे कहाँ है? मेडुला ऑब्लांगेटा। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है? मेडुला ऑब्लांगेटा। एमिटिस आई मीन वोमिटिंग सेंटर कहाँ है? मेडुला ऑब्लांगेटा। रेस्पिरेशन वहीं से कंट्रोल होता है। सो मेडुला इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वे। ओके, सो अभी इतना ही आज के लिए रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर आपका नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा तो उसमें आपको स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन, ये क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी बताएंगे। एंड आई सी टू इट कि आपका नर्वस सिस्टम में अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं बिकॉज अभी मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सर्टेन हेक्टिक शेड्यूल, इतनी व्यस्तता रहती है। तो मैं अभी आपके लिए इस तरह से ही प्रोवाइड कर रहा हूँ और जितना टाइम मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बता पाऊँ।
और बाकी मैं अपनी प्रैक्टिस में ही काफ़ी हेक्टिक प्रैक्टिस है तो काफ़ी बिजी रहता हूँ। एनीवे, आपको कोई भी प्रश्न आप टेलीग्राम पे आइए और ऑलवेज वेलकम, मोस्ट वेलकम। और अगर आपको पसंद आता है एलकेस नीट बायोलॉजी तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम पे जुड़िए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।